एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक गरीब कुम्हार अपनी बीमार पत्नी के साथ रहा करता। एक दिन आदित्य प्रातः काल के समय अपने घर से बाहर काम के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी रुक्मणी बुरी तरह से खांसने लगी। अरे अरे अरे, क्या हुआ रुक्मणी? तुम ठीक तो हो? मुझे लगता है अब ये मेरी बीमारी मेरी जान लेकर ही जाएगी। चुप, कुछ भी बातें करती हो। अरे ऐसा मत बोलो, तुम्हारे अलावा भला इस संसार में मेरा है कौन? अब मैं तुम्हारे ऊपर और अधिक बोझ नहीं बनना चाहती। तुम मेरी वजह से कितनी चिंता में रहते हो। अरे ऐसी बातें मत करो रुक्मणी। मुझे मेरे हालातों ने तोड़कर जरूर रख दिया है, परंतु मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं तुम्हारा इलाज बड़े वैद्य से करवाऊंगा। मैं तुम्हारा साथ इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा। आखिरी सांस तक हम साथ निभाएंगे एक दूसरे का, है ना? आता हूं मैं। इतना कहकर आदित्य सीधा अपने गांव के जमींदार के घर पर चला गया। आदित्य के गांव में जितने भी कुम्हार थे, वह जितने भी मिट्टी के बर्तन बनाते, उनमें से किसी को भी उन्हीं के हाथ के बने हुए मिट्टी के बर्तनों को जमींदार की ओर से बेचने की इजाजत नहीं थी। उन सभी कुम्हारों को अपने बनाए हुए बर्तन जमींदार को बेचने पड़ते। जमींदार उन बर्तनों की बहुत कम दाम सभी कुम्हारों को देता। आदित्य को सुबह सुबह प्रातः काल अपने घर पर देखकर जमींदार चौंकता हुआ बोला, अरे क्या बात है आदित्य, आज राजमहल के पीछे मिट्टी लाने की बजाय तुम मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए? क्या आज तुम्हें बर्तन नहीं बनाने हैं? जमींदार, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत अधिक खराब है। अब मुझसे उसकी ऐसी हालत नहीं देखी जाती। अरे तो तुम्हारी पत्नी की तबीयत तो काफी समय से खराब चल रही है। अब इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? जमींदार, मुझे धन की बहुत आवश्यकता है। हाँ तो ठीक है। अरे भाई, तुमने अब तक जितने भी मिट्टी के बर्तन बनाए हैं, मैंने उन सब की कीमत तुम्हें दे तो दी है, और क्या करूं? जमींदार देखिए, आप मुझे मेरे ही हाथ के बनाए हुए बर्तनों की जितनी कीमत देते हैं, उससे मेरे घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं बन पाती है। अब भला जब खाने को नहीं हो रहा है तो मैं अपनी पत्नी का इलाज कैसे करा पाऊंगा? आदित्य की बात सुनकर जमींदार क्रोधित होता हुआ आदित्य से बोला, देखो आदित्य, अरे जितना मैं तुम्हें देता हूँ उतना ही मैं बाकी कुम्हारों को भी देता हूँ। इससे अधिक धन की आशा मुझसे मत करना भाई। और रहा सवाल तुम्हारी पत्नी का, अरे वो जिए या मरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझे कि नहीं? चलो निकलो मेरे यहाँ से। अरे जाओ। अरे आए। जमींदार का टके भर का जवाब सुनकर आदित्य मुंह लटकाकर उसके घर से बाहर निकल गया। आदित्य कुछ कदम ही दूर चला था कि तभी उसे गांव का मुखिया मिल गया। अरे क्या बात है आदित्य, ये तुम्हारे चेहरे पर आज उदासी कैसी? आप तो जानते हैं मुखिया जी, मेरी पत्नी लंबे समय से बीमार चल रही है। आज तो उसकी हालत बहुत अधिक खराब है। हाँ, ये तो मैं जानता हूं आदित्य। तो तुम अपनी पत्नी का इलाज किसी अच्छे वैद्य से क्यों नहीं कराते? अरे क्या मुखिया जी, आप तो सब कुछ जानते हैं कि मैं एक कुम्हार हूं। मैं जितने भी मिट्टी के बर्तन बनाता हूं, मुझे उन सारे बर्तनों को जमींदार को बेचना पड़ता है, और जमींदार उन बर्तनों की कितने कम दाम देता है, इस बात को तो गांव का हर व्यक्ति जानता है। हाँ, ये बात तो मैं समझता हूँ आदित्य। जमींदार ने हमारे गांव के सारे कुम्हारों का जीना हराम करके रखा है। पहले उसने सारे कुम्हारों को मिट्टी के नाम पे कर्ज दिया,
अब उसके बदले भारी ब्याज लगाकर उन सब के घर और मकान को अपने नाम करवा लिया और अब वो उनकी मेहनत के बने हुए बर्तनों को कम दाम में खरीदकर उन्हें प्रताड़ित भी कर रहा है। हाँ मुखिया जी, अगर कोई भी कुम्हार उसके खिलाफ जाता है तो जमींदार उसके घर पर कब्जा करके उसे उसके ही घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। तो करे क्या इंसान। तुम चिंता मत करो आदित्य। देखो, मैं एक वैद्य को जानता हूं। शाम को मैं उस वैद्य को तुम्हारे घर पर लेकर आऊंगा। मुझसे जितना हो सकेगा आदित्य उतना तो मैं करूंगा। भाई, मेरे भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना गांव वासियों के प्रति। मैं जरूर करूंगा, है ना? ठीक। मुखिया की बात सुनकर आदित्य राजमहल की ओर चला गया। राजमहल के पीछे की ओर एक बहुत पुरानी टूटी हुई दीवार थी जहां पर मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। आदित्य और बाकी कुम्हार बर्तन बनाने के लिए वहीं से मिट्टी लिया करते। आदित्य वहां से मिट्टी बोरी में भरकर अपने घर ले आया और अपनी आंखों में आंसू लेकर मिट्टी के बर्तन तैयार करने लगा। शाम को मुखिया उस वैद्य को आदित्य के घर पर ले आया। वैद्य आदित्य की पत्नी रुक्मणी की ओर देखकर आदित्य से बोले, देखो, तुम्हारी पत्नी की हालत गंभीर है आदित्य। इनकी बीमारी बढ़ती जा रही है। अगर सही समय पर इन्हें जड़ी बूटी नहीं दी गई तो इनकी बीमारी सही नहीं होगी। यह सुनकर आदित्य बुरी तरह से घबराते हुए बोला, क्या? तो फिर मुझे जल्दी से बताइए, वो कौन सी जड़ी बूटी है, कहाँ मिलेगी? मैं लेकर आता हूँ वैद्य जी, बताइए। आदित्य, इस संसार में उस जड़ी बूटी को केवल केशव नगर राज्य के एक बहुत बड़े वैद्य ही तैयार करते हैं, परंतु वो उस जड़ी बूटी को बहुत अधिक दामों में बेचते हैं। आप मुझे बताइए वो कितने दाम वसूलते हैं, मैं ले आऊंगा वैद्य जी, बताइए। देखो, अगर तुम्हारे पास 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं तो तुम बड़ी आसानी से जड़ी बूटी को खरीद कर ला सकते हो और तुम्हारी पत्नी की बीमारी भी सही हो जाएगी। अब देख लो, यही है। मैं चलता हूँ। राम राम। इतना बोलकर वैद्य वहां से चला गया। 100 स्वर्ण मुद्राओं का नाम सुनकर आदित्य बुरी तरह से उदास हो गया, क्योंकि सच तो यह था कि उसने 100 स्वर्ण मुद्राएं अपने जीवन में नहीं देखी थी। आदित्य को उदास देखकर मुखिया भी उदास होकर आदित्य से बोला, हाँ आदित्य, देखो आदित्य, अगर 2-4 स्वर्ण मुद्राओं की बात होती तो मैं तुम्हारी खुद जरूर सहायता करता, परंतु 100 स्वर्ण मुद्राएं, यह तो मेरे भी हैसियत से बाहर है। चलो, अब मैं जाता हूँ। इतना बोलकर मुखिया भी आदित्य के घर से बाहर निकल गया। आदित्य बेबसी के आलम में फूट फूट कर रोने लगा। क्या करूं? आप मेरे खातिर अपने कीमती आंसुओं को मत बहाइए। रुक्मणी, काश मैं इतना गरीब और असहाय न होता। इतना बोलकर आदित्य चुपचाप अपने घर से बाहर निकल गया और आकाश को देखते हुए आंसू बहाने लगा। मैं केशव नगर के उस वैद्य के पास जरूर जाऊंगा। मैं उनसे कहूंगा कि वो लेप वाली जड़ी बूटी दे दें। उसके बदले मैं उनकी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। मैं जरूर जाऊंगा। अगले दिन आदित्य केशव नगर के उस वैद्य के घर पर चला गया, मगर उसने देखा कि उसके घर पर भीड़ लगी हुई थी। आदित्य वहीं खड़े एक व्यक्ति से बोला, मुझे वैद्य जी से मिलना है। क्या है कि वैद्य जी जंगल से घर लौट रहे थे कि तभी डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। वैद्य जी बुरी तरह से घायल हो गए और स्वर्ग सिधार गए। यह सुनकर आदित्य की बची कुची आस भी खत्म हो गई। आदित्य उदास होकर दोबारा अपने घर चला आया।
इधर सुबह के समय राजा विक्रम अपने महल के दरबार में बेचैनी में चक्कर लगा रहे थे कि तभी वहां पर उनका मंत्री चरण सिंह आ पहुंचा। मंत्री चरण सिंह, हम तुम्हारा बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं जानता हूं महाराज। जब सब कुछ जानते हो तो हमें बताओ कि महल का शाही सुनार अब तक आया क्यों नहीं? मैं उसी के पास से होकर आ रहा हूं महाराज। उसने वास्तव में आपके लिए इतना सुंदर मुकुट बनाकर तैयार किया है कि हा, जिसे देखकर आसपास के राज्य के सारे राजा जल भुन जाएंगे महाराज। क्या? वाह 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 वाह, तुमने ये बात कहकर हमारी उत्सुकता को और ज्यादा बढ़ा दिया है मंत्री। चलिए, अब हमसे और इंतजार नहीं होता है, जल्दी करिए। राजा विक्रम ने इतना कहा ही था कि तभी उनके महल का शाही सुनार एक बहुत ही सुंदर मुकुट लेकर वहां पर आ पहुंचा और उस मुकुट को राजा विक्रम के सामने रखते हुए बोला, महाराज, जैसा कि मैंने आपको वचन दिया था कि मैं एक ऐसा मुकुट बनाकर तैयार करूंगा जिसे देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए। वाह 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 वाह, वाकई शाही सुनार, तुमने हमें प्रसन्न कर दिया। अद्भुत अद्भुत। सुनार खुश होता हुआ वहां से चला गया। राजा विक्रम उस मुकुट को बड़े ही गौर से देखने लगा। क्या हुआ महाराज? आप इस मुकुट को इतना गौर से क्यों देख रहे हैं? मंत्री चरण सिंह, इस मुकुट के बीच का स्थान खाली है। ये मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। अगर आप कहें तो इस बीच के स्थान को सोने से भरवा देते हैं। क्यों महाराज? नहीं 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 नहीं, इस मुकुट के बीच के स्थान पर सोना नहीं, बल्कि कोई विशेष हीरा या पत्थर या कुछ और खास होना चाहिए। हाँ महाराज, आप सही कहते हैं। मैं एक ऐसे चमत्कारिक साधु को जानता हूँ जिसके पास हर प्रश्न का उत्तर होता है। मुझे लगता है कि हमें उस साधु से पता लगाना चाहिए कि मुकुट के बीच स्थान पर हमें क्या रखना चाहिए। ठीक है, जाओ, साधु को हमारे महल में लेकर आओ। राजा विक्रम की बात सुनकर मंत्री चरण सिंह महल से बाहर चला गया। कुछ देर बाद राजा विक्रम मुकुट लेकर बगीचे में साधु का इंतजार करते हुए बेचैनी से टहलने लगा। तभी मंत्री चरण सिंह एक साधु को वहां पर ले आया। राजा विक्रम साधु की ओर देखकर बोले, आइए साधु महाराज, आइए, महल के अंदर पधारिए, स्वागत है आपका। नहीं राजन, मैं किसी भी राजमहल में नहीं जाता। आपको जो भी बात करनी है आप मुझे महल के बगीचे में ही कहिए। राजा विक्रम उस मुकुट को साधु को दिखाते हुए बोले, साधु महाराज, इस मुकुट का बीच का स्थान खाली है। अब कृपया आप ही बताइए कि इसके स्थान पर हमें क्या रखना चाहिए जिससे कि इस मुकुट की शोभा और अधिक बढ़ जाए। साधु उस मुकुट को बहुत ही गौर से देखते हुए एक बड़े रहस्यमय अंदाज में राजा विक्रम से बोला, केशव नगर राज्य के दाईं ओर एक रास्ता जाता है। हाँ हाँ हाँ, जाता तो है, लेकिन वहां पर तो एक रहस्यमयी जंगल पड़ता है। सही कहा राजन। उस रहस्यमयी जंगल में एक बहुत सुंदर झील बहती है। कहते हैं उस झील के किनारे एक रहस्यमयी फूल उगता है। अगर कोई भी व्यक्ति उस फूल को तोड़ने में कामयाब हो गया तो वो फूल रंग बिरंगी किरणों से एक सुंदर पत्थर में परिवर्तित हो जाएगा और वो आपके मुकुट में रंग बिरंगी किरणों से चमकने वाला पत्थर बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम उस पत्थर को ले आएंगे महाराज। नहीं नहीं राजन, इतना आसान नहीं है। वो कोई साधारण पत्थर नहीं है।
अगर आप उस पत्थर को अपने मुकुट के बीच के स्थान पर लगा देंगे तो आपका मुकुट एक चमत्कारिक मुकुट हो जाएगा। फिर इस मुकुट को पहनकर आप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि बड़े से बड़ा योद्धा भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। और हां महाराज, उस पत्थर की एक शक्ति और भी है। अगर उस पत्थर को किसी बीमार मनुष्य के शरीर पर स्पर्श किया जाए तो वो तो उस मनुष्य को चाहे कितनी भी बड़ी और विचित्र बीमारी क्यों ना हो, वो स्वस्थ हो जाएगा। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। महल के बगीचे के ठीक पीछे आदित्य भी खड़ा हुआ था, जो बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेने आया था। मगर साधु और राजन के बीच की वार्तालाप को देखकर तो वह वहीं रुक गया। आदित्य काफी देर से साधु और राजा विक्रम की बातचीत को सुन रहा था। बातचीत को सुनकर आदित्य अपने आप से बोला, हाँ, अगर मैं उस पत्थर को हासिल कर लूं तो मेरी पत्नी सही हो जाएगी और मेरे गांव में जितने भी लोग बीमार हैं, जो धन के अभाव में इलाज नहीं करवा पा रहे, वो सब स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ हाँ, मैं उस पत्थर को जरूर हासिल करूंगा, जरूर। अभी जाता हूँ। आदित्य उसी समय केशव नगर के दाएं ओर चल पड़ा। जैसे जैसे आदित्य आगे बढ़ता जा रहा था, घने जंगल का रास्ता प्रारंभ होता जा रहा था। आदित्य सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा थका हारा घने जंगल की झाड़ियों को चीरता हुआ आगे बढ़ता गया। हाँ, आखिर वो झील कहाँ गई जिसके बारे में साधु महाराज बता रहे थे? तभी आदित्य को दूर रंग बिरंगी किरणों से चमकता हुआ कुछ नजर आया। आदित्य ने अपने कदमों की रफ्तार और तेज कर ली। कुछ ही देर में आदित्य एक झील के किनारे खड़ा हुआ था, जहाँ पर रंग बिरंगी किरणों से चमकता हुआ एक सुंदर फूल उगा हुआ था। हाँ, लगता है ये वही फूल है जिसके बारे में साधु महाराज ने बताया था। आदित्य उस फूल को तोड़ने ही वाला था कि उसके कानों में राजा विक्रम की आवाज टकराई। सावधान, उस फूल को तोड़ने की कभी सोचना भी मत। वो फूल हमारा है, उसे हम तोड़ेंगे। आदित्य ने देखा कि राजा विक्रम और उसका मंत्री चरण सिंह अपने घोड़े पर सवार थे। राजा विक्रम घोड़े से उतरकर आदित्य के नजदीक आकर खड़ा होकर बोला, कौन हो तुम? आदित्य राजा विक्रम को सारी घटना बताते हुए बोला, महाराज, मेरी पत्नी बीमार है और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। मुझे इस फूल को तोड़ लेने दीजिए, मेरी पत्नी सही हो जाएगी। बकवास बंद करो, ये फूल हमारा है। तभी राजा विक्रम और आदित्य के कानों में किसी औरत का कराहट भरा स्वर टकराया। उन दोनों ने देखा कि झील के किनारे एक बूढ़ी औरत लेटी हुई कराह रही थी।